यह क्लासेस नटराज सीरीज का हिस्सा हैं यानी न्यूली एडेड टॉपिक्स इन आरएएस जिनको नए पैटर्न के हिसाब से कवर किया जाएगा। यह पूरी सीरीज यूट्यूब पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इन क्लासेस से संबंधित पीडीएफ व नोट्स आपको सरमिक एकेडमी के ऐप पर नटराज कोर्स में केवल ₹1 में प्राप्त हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट अवश्य देखें। एक और जो टॉपिक है जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये भी आरएस प्री के अंदर और आपके फर्स्ट ग्रेड के दोनों ही सिलेबस के अंदर है। इसमें ये जो आयोग बनाया गया ये चाइल्ड राइट्स के लिए बनाया गया, बच्चों के अधिकारों के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इस आयोग के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये जो एनसीपीसीआर है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर पहले ही अबाउट अस के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो आयोग है ये 2 सिद्धांतों पर काम करता है, जिसमें से सबसे पहला यूनिवर्सलिटी यानी कि सार्वभौमिकता। कहने का मतलब सभी जो बच्चे हैं इस प्रकार के रूल्स बनाना, इस प्रकार के कार्य करना जो कि सभी बच्चों के लिए हितकारी हो, सभी बच्चों पर लागू हो, यूनिवर्सलिटी। दूसरा यहाँ पर जो सिद्धांत बताया गया अनलंघित अन या फिर अनुलंघनीयता, यानी कि आपके नॉन क्या कहेंगे वायलेशन, अलंघनीयता। ठीक है, तो ये 2 सिद्धांत पर यहाँ पर काम करता है, यूनिवर्सलिटी और अलंघनीयता। तो यदि आप इसको मैं आपके नोट से दिखाऊं, यहाँ पर सबसे पहली बात बताई गई है कि ये जो आयोग है ये सार्वभौमिकता और अलंघनीयता के सिद्धांत पर बल देता है और देश के सभी जो भी बच्चों से संबंधित नीति बनानी है उसमें तात्कालिकता का भाव रखता है, यानी कि इमीडिएट जो है एक्शन लिया जाएगा। इस प्रकार की बात इसके अंदर बताई गई है। बच्चों के लिए क्या लिया जाएगा? इमीडिएट जो है एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये भी बताया गया कि यानी कि बच्चे मतलब कौन, बच्चों की परिभाषा क्या होगी। देखो हमारे यहाँ पर क्या है कि बच्चों की अलग अलग परिभाषा ली गई है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें यदि चाइल्ड लेबर एक्ट की, है ना, बाल श्रम अधिनियम की, तो बाल श्रम अधिनियम के अंदर धारा संख्या 14, सॉरी आपके आयु जो है वो एज जो ली गई है वो है 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम आयु के जो है उनको बच्चे माना जाएगा, बालक माना जाएगा। 14 से 18 वालों को वहां पर किशोर माना गया, एडोलसेंट माना गया। एक एक्ट है हमारे यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बालक माना गया है। लेकिन ये आपके जो एनसीपीसीआर है ये एक बड़ी परिभाषा जो यहाँ पर लेते हैं, जिसमें कि ये भी शामिल हो जाए, ये भी शामिल हो जाए। तो यहाँ पर इसमें जो परिभाषा ली गई है वो ली गई 18 वर्ष तक की। तो यानी कि एक हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखा कि 0 से लेकर 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके अधिकारों के लिए यहाँ पर बात की गई है एनसीपीसीआर के अंदर। ठीक है, और क्या कहा गया? और कहा गया कि भाई हाँ, जो सबसे अधिक संवेदनशील बच्चे हैं उनके लिए हम विशेष प्रयास करेंगे, है ना, मोस्ट सेंसिटिव जो बच्चे हैं उनके लिए हम विशेष प्रयास करेंगे। ये सारी बातें अपन ने यहाँ पर देखी। अब हम बात करते हैं इसके संक्षिप्त इतिहास की। ये जो एनसीपीसीआर जो है ये कैसे हमारे यहाँ पर फॉर्म हुआ, कैसे बना, इससे पहले हमने क्या क्या किए थे। जैसे कि हमने महिलाओं वाले में देखा कि 1971 के अंदर एक कमीशन बना, फिर मई के अंदर कानून आया। उसी तरीके से यदि हम इसको डिटेल में बात करें तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूएन महासभा जो है उसमें 1990 के अंदर एक बैठक जो है बच्चों के अधिकारों को लेकर बुलाई गई, जिसमें कि बच्चों के जीवन को लेकर, बच्चों के संरक्षण यानी कि उसके प्रोटेक्शन को लेकर इस प्रकार की बातें यहाँ पर की गई। उसके बाद एक कन्वेंशन आया जिसको कि भारत ने 11 दिसंबर 1992 को अपनाया। ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 दिसंबर 1992। इस दिन जो सबसे महत्वपूर्ण ये कन्वेंशन था सीआरसी, कन्वेंशन फॉर राइट ऑफ चिल्ड्रन, कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। इस कन्वेंशन को अपन ने कब अपनाया? 11 दिसंबर 1992, और ये एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। और इसी कन्वेंशन के तहत 2003 के अंदर हमने एक चार्टर बना दिया। चार्टर बनाने का मतलब एक रूल्स बना दिए कि हम हमारे यहाँ पर बच्चों के अधिकारों के लिए क्या करेंगे। उसको हम क्या कह देते हैं? नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन, नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, ये कब बना दी? 2003 के अंदर। इससे पहले मई 2002 के अंदर एक और काम हुआ था, वो ये था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक विशेष बैठक बच्चों के लिए फिर से बुलाई गई और यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया जिसका टाइटल था ए वर्ल्ड फिट फॉर चिल्ड्रन, ए वर्ल्ड फिट फॉर चिल्ड्रन। इस नाम से एक जो है वो आपके वापस से एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया, ए वर्ल्ड फिट फॉर चिल्ड्रन। इस तरीके से हमने कहा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, 1990 के अंदर जीवन संरक्षण वाली बातें, 11 दिसंबर 1992 को कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, 2003 को एक चार्टर आया, नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन, और 2002 के अंदर जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ए वर्ल्ड फिट फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, ये सारी बातें चल रही थी। इसी के साथ साथ फिर हमने भारत के स्तर पर ये आयोग लाने की बात की और 2005 के अंदर इसको लेकर हम एक्ट लेके आए।
कब लेके आए एक्ट? 2005 के अंदर। इसलिए क्या कहलाता है? एनसीपीसीआर एक्ट 2005 कहलाता है। एनसीपीसीआर एक्ट 2005 कहलाता है। हालांकि ये जो कानून है ये भारत में पारित हुआ था 20 जनवरी 2006 को। कब जाके पारित हुआ? 20 जनवरी 2006 को जाके पारित हुआ, ठीक है। और ये इस वर्ष का चौथा एक्ट था, एक्ट नंबर 4, और 56वें गणतंत्र दिवस में ये आया था। तो इस तरीके से ये इस वर्ष का चौथा एक्ट था जो कि 20 जनवरी 2006 को पारित हुआ, और ये लागू हुआ 5 फरवरी 2007 को। कब लागू हुआ? 5 फरवरी 2007 को लागू हुआ। 5 में एक्ट आया, 6 में पारित हुआ, और लागू हुआ ये 5 फरवरी 2007 को। लेकिन एक यहाँ पर कंफ्यूजन है, वो ये है कि इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाए। स्थापना दिवस, अब इसको लेकर एक कंफ्यूजन है भाई। कंफ्यूजन क्या है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये 2023 का आर्टिकल है, पीआईबी का आर्टिकल है। इसके अंदर आपको यहाँ पर देखने, ये पीआईबी का आर्टिकल है, यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा कि 2023 के अंदर 2 मार्च 2023 का आर्टिकल है। इसमें देखने को मिलेगा कि एनसीपीसीआर सेलिब्रेट्स इट्स 18th फाउंडेशन डे ऑन 2 मार्च। 2 मार्च को इन्होंने क्या किया है? 18th फाउंडेशन डे जो अपनाया है ऑन 2 मार्च 2023। तो आपको क्या लगता है फाउंडेशन डे कब होना चाहिए? 2 मार्च, है ना? ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको दूसरे आर्टिकल पर। ये है जब 19th फाउंडेशन डे बनाया गया, ये भी पीआईबी का है। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सेलिब्रेटेड इट्स 19th फाउंडेशन डे टुडे 12 मार्च। 19 फाउंडेशन डे 12 मार्च को बनाया गया। 18th फाउंडेशन डे 2 मार्च को मना रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ओरिजिनल एक्ट पर। ओरिजिनल एक्ट पर। ये है ओरिजिनल एक्ट इसका। इस ओरिजिनल एक्ट के यहां पर हम देखते हैं, तो देखो पहले मैं आपको एक चीज पढ़ा देता हूं। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूं। पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। एक्ट की धारा संख्या 1 में क्या लिखा है? इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। ऊपर लिखा हुआ है 2, यानी कि 2 नंबर का कुछ एक्सप्लेनेशन दिया होगा। एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट अपॉइंट। जिस दिन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये एक्ट तो बन रहा है, लेकिन जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर देगी उस दिन से यह प्रभावी हो जाएगा। तो प्रभावी हो जाएगा तो क्या लिखा हुआ है? सेकंड पॉइंट क्या है? 5 फरवरी 2007 को ये नोटिफिकेशन आया। कहने का मतलब ओवरऑल कि ये लागू कब हुआ? 5 फरवरी 2007 को हुआ। अब ये फाउंडेशन डे कब होगा? अब मार्च की तारीखों को लेकर ये कंफ्यूजन कहां से क्रिएट हुआ नहीं पता भाई। कितनी है एग्जैक्ट तारीख मैंने तो ढूंढने की कोशिश की, मिला नहीं। आप बस ये बातें याद रख लेना। इस प्रकार का स्थापना दिवस अभी मार्च में कोई जब मनाया जाएगा तो उसको अपन देख लेंगे। तो बाकी तो कोई फिक्स मुझे यहाँ पर मिला नहीं। 2005 में एक्ट आया, 2006 के अंदर 20 जनवरी 2006 को ये जो लागू हुआ, पारित हो गया, और 5 फरवरी 2007 को ये लागू हो गया। ठीक है, तो ये सब बातें हमने यहाँ पर की बेसिक। ठीक है, अब मैं चलता हूँ वापस आपके नोट्स की तरफ। तो हम ये सब पढ़ चुके हैं, हम इसका संक्षिप्त इतिहास भी पढ़ चुके हैं, और हम ये एक्ट के बारे में बात कर चुके हैं, कब से क्या लागू हुआ उन सब के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं क्या, इनकी धाराओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको महिला आयोग वाले में भी बताया था, पहली जो 2 धाराएं हैं मुख्यतः इससे संबंधित होती कि कहाँ पर लागू होगा और कब से लागू होगा। तो जम्मू कश्मीर के अलावा बाकी भारत में लागू होगा, ऐसे पहले लिखा हुआ था। जम्मू कश्मीर के अलावा शब्द को हटा लिया गया, आज के समय में पूरे भारत में लागू होता है। और 5 फरवरी 2007 को ये प्रभावी हो गया। और बाल अधिकार की परिभाषा भी यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ पर क्या होगा। तो धारा संख्या 2 में परिभाषाएं होती है। तो बाल अधिकार की परिभाषा में क्या बताया गया, इसलिए मैंने आपको कहा था वो कन्वेंशन की डेट जरूर याद रखना, 11 दिसंबर 1992 वाली। यहाँ पर परिभाषा में बताया गया कि बाल अधिकार में वे सभी बच्चों के अधिकार शामिल होंगे जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में 20 नवंबर 1989 को अपनाए गए थे और जिन्हें भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को अनुमोदित कर दिया। तो यूएन ने इनको कब अपनाया था? 20 नवंबर 1989 को अपनाया था, और भारत सरकार ने इसका जो है वो अनुमोदन कब कर दिया? 11 दिसंबर 1992 को। और इसी को मुख्य आधार बनाया गया हमारे इस एक्ट का। इसके अंदर जो है आपके अधिकार बालकों के बताए गए थे, उन्हीं को यहाँ पर शामिल किया गया है।
ठीक है, अब हम चलते हैं मुख्य रूप से इसकी संरचना की तरफ। संरचना की तरफ बढ़ने से पहले क्या आपको एनसीडब्ल्यू की संरचना याद है? आपको बिल्कुल याद है सर, 1+5+1 बताया था आपने। एक अध्यक्ष होंगे, 5 सदस्य होंगे, 5 सदस्यों में से आपने कहा था एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब, एक आपने कहा था सर सदस्य सचिव होंगे। इसके साथ साथ आपने ये भी कहा था इन सबको जो है मनोनीत करने का काम केंद्र सरकार का होगा। इसके साथ साथ आपने ये भी कहा था सर इनके जो रिमूवल का काम है, इनके रिमूवल का काम है वो भी केंद्र सरकार का होता है। ये भी आपने कहा था इनको शपथ दिलाने का जो काम है वो भी, इस्तीफा, ये सब जो केंद्र सरकार के द्वारा। इनका टेन्योर सर आपने 3 साल बताया था। सर इनको एक हटाने की प्रक्रिया में 2 बड़े स्पेसिफिक पॉइंट बताए थे और हटाने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो सर क्या एनसीपीसीआर भी ऐसा ही है? मैं कहूँगा बिल्कुल लगभग ऐसा ही है। क्या यहाँ पर 1+6 हो जाएंगे? यहाँ पर जो अध्यक्ष है वो क्या आ जाएंगे? 1+6 हो जाएंगे। पहली बात, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निकाय का गठन करेगी। संरचना, यह एक अध्यक्ष जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए जिसने कि बच्चों के कल्याण के लिए कार्य किया हो। 6 सदस्य जिनमें कम से कम 2 महिलाएं, तो यहाँ पर 1+5 था, यहाँ पर 1+6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 सदस्य ये बताए थे शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब में होने चाहिए। यहाँ पर बताया गया 2 जो है वो महिलाएं होनी यहाँ पर जरूरी है। 2 क्या होनी जरूरी है? महिलाएं। इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया हो? देखो बहुत इजीली गैसेबल है, शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, किशोर न्याय, बाल श्रम, बाल मनोविज्ञान, बच्चों से संबंधित कानून, इन विषयों में जिसने कोई काम किया वो हो सकता है। और आयोग का कार्यालय कहाँ होगा? आयोग का कार्यालय सर दिल्ली के अंदर होगा, ये भी इसी के अंदर बताया गया है। तो आयोग का कार्यालय बताया गया कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या बताया गया? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में। सर उसमें आपने क्या बताया था? उसमें बताया था कि केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी। यहाँ पर भी यही है सर, केंद्र सरकार करेगी। लेकिन एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। एक पॉइंट एक्स्ट्रा ये है कि यहाँ पर सर एक समिति के बारे में भी चर्चा की गई है कि केंद्र सरकार द्वारा जिन सदस्यों को नॉमिनेट किया जाएगा उसको लेकर एक समिति बनेगी जिसमें 3 सदस्य होंगे और जिसके अध्यक्ष जो है मंत्री होंगे। तो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगी, परंतु यह है कि अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी और जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? महिला बाल विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनके द्वारा होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ में अंतर क्या है? अंतर यह है कि जो आपके नॉमिनेट करने का काम है वो तो उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, अच्छा हाँ भाई, यहाँ पर शब्द की नियुक्ति आ गया ना, वहां पर नॉमिनेट था क्योंकि सीधे कर रहे थे, यहाँ पर सिफारिश पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपॉइंट शब्द का यूज हो गया। ठीक है, अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन एक चयन समिति की सिफारिश पर। और चयन समिति के अंदर कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो महिला बाल विकास जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके जो मंत्री हैं उनके द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की जाएगी। ठीक है, ये सब बात अब मैंने आपको यहाँ पर बता दी। पहले यहाँ पर ये था कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय, एचआरडी जो मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, उसकी बजाय अब ये कर दिया महिला बाल विकास मंत्रालय। कार्यकाल, सर उसमें कार्यकाल क्या बताया था आपने? सर उसमें 3 वर्ष बताया था। क्या मैक्सिमम एज जैसा कुछ बताया था? सर नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर है एक बात एक्स्ट्रा है। क्या है? सदस्य 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, सॉरी अध्यक्ष सदस्य 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक। तो कुल मिलाकर वहां पर आपने सीधे 3 वर्ष बता दिया था, यहाँ पर 3 65 और 3 60 है। यहाँ पर क्या 3 65 और 3 60 है। ठीक है, तो ये याद रखना 3 65। कोई भी अध्यक्ष या सदस्य 2 से अधिक कार्यकाल तक पद पर नहीं रह सकता। कोई भी अध्यक्ष या सदस्य 2 से अधिक कार्यकाल पर पद पर नहीं रह सकता। सर वहां पर ऐसा कुछ लिखा तो नहीं था महिला वाले में, लेकिन हमने देखा था सर गिरिजा व्यास जो थी वो 2 बार जो कार्यकाल पर रही थी और इसके अलावा कोई भी नहीं रहा था। गिरिजा व्यास रही थी 2 बार। त्यागपत्र सर उसमें भी केंद्र सरकार था, यहाँ पर भी केंद्र सरकार आएगा। वेतन भत्ते सर उसमें भी केंद्र सरकार था, यहाँ पर भी केंद्र सरकार आएगा। पद से हटाया जाना सर उसमें भी केंद्र सरकार था, यहाँ पर भी वही आएगा। हटाने के आधार सर उसमें जो थे वही यहाँ पर है। तो इन तीनों बातों में, वेतन भत्तों में, पद से हटाने और इनमें कोई अंतर यहाँ पर नहीं है। कार्यकाल में अंतर है। क्या अंतर है? देखो पहले हम अंतर के बारे में याद रख लेते हैं ताकि चीजें आसानी से याद रह जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बता दो नियुक्ति प्रक्रिया में क्या जो है अंतर है। सर नियुक्ति प्रक्रिया में अंतर आपने, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CWC, यहाँ पर लिख देता हूँ नेशनल NCW, यहाँ पर लिख देता हूँ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, पहले बता देता हूँ कॉम्पोजिशन के अंदर सर आपने यहाँ पर 1+5 बताया था। एक सदस्य सचिव, इसको अलग रखो, ये सदस्य में काउंट नहीं हो रहे। और यहाँ पर सर आपने कितना बताया? 1+6 बताया। यहाँ पर 5 में से आपने एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब का होना बताया था। यहाँ पर 2 जो है क्या होने बताइए? महिलाएं होनी बताइए। यहाँ पर सदस्यों को सर नॉमिनेट किया जा रहा था, किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। और यहाँ पर सदस्यों को सर क्या किया जा रहा है? अपॉइंट किया जा रहा है, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा।
किसकी सिफारिश पर? तो सर एक चयन समिति की सिफारिश पर। ये चयन समिति में कितने सदस्य होने वाले? 3। इसमें अध्यक्ष कौन होंगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट वाले मंत्री हैं जो वो होंगे। इसमें चयन समिति का सर जिक्र ही नहीं था। इसमें कार्यकाल सर आपने 3 वर्ष बताया था, यहाँ पर आपने 3 वर्ष और 65 वर्ष और 3 वर्ष और 60 वर्ष, अध्यक्ष के लिए 3 वर्ष और 65 वर्ष और सदस्य के लिए 3 वर्ष और 60 वर्ष बताया। 2 से ज़्यादा कार्यकाल हो नहीं सकते। सर हटाने का, तो हटाने का सर सेम बताया था, उधर भी केंद्र सरकार था और यहाँ पर भी केंद्र सरकार है, ठीक है, सेम है। सर वेतन का, तो वेतन का भी सर सेम बताया, तो यहाँ पर ये बातें क्या है? सेम है। ये दोनों में बातें क्या है? सेम है। तो दोनों में जो अंतर है वो हमें यहाँ पर पता लग गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया कारोबार के सहव्यवहार के लिए प्रक्रिया। अब देखो ये बड़ा मुश्किल सा शब्द इन्होंने यूज कर लिया, कारोबार के सहव्यवहार के लिए, या फिर मैं कह दूं कि ऑर्डर ऑफ बिजनेस, या फिर आपके जो भी पूरा कार्य संचालन है वो कैसे किया जाएगा। यहाँ पर क्या शब्द यूज किया जा सकता है? कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया, कि ये पूरा जो कार्य है वो कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर कार्य संचालन लिख सकते हो। आयोग अपने कार्यालय में ऐसे समय पर जो अध्यक्ष ठीक समझे नियमित रूप से अधिवेशन करेगा, किंतु अंतिम और अगले अधिवेशन के बीच में 3 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर एनसीपीसीआर में क्या क्या काम होंगे? सबसे पहली बात, जो आयोग है वो समय समय पर मीटिंग बुलाएगा। इसका समय और स्थान अध्यक्ष द्वारा तय किया जाएगा, लेकिन 3 महीनों से ज्यादा इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। 3 महीनों से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। निर्णय कैसे लिए जाएंगे? सर निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। जो अध्यक्ष होंगे उन्हें निर्णायक मत का अधिकार होगा, क्योंकि 6 सदस्य है ना, तो निर्णायक मत की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उन्हें सर निर्णायक मत का अधिकार होगा। यदि अध्यक्ष किसी कारण से आयोग के अधिवेशन में उपस्थित रहने में असमर्थ है, तो उपस्थित सदस्यों में से ही एक को सदस्य पीठासीन बना दिया जाएगा। आयोग अपने अधिवेशन कार्यों के संचालन के लिए गणपूर्ति या फिर बाकी नियमों का भी यहाँ पर क्या बना सकते हैं। आयोग के सभी आदेश और निर्णय सदस्य सचिव द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। ये मैंने आपको उसमें भी बताया था कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो फाइनली जो है सदस्य सचिव के द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे, सर्टिफाई किए जाएंगे। ये एनसीडब्ल्यू में भी लागू होता है, यहाँ पर भी लागू होता है। इनके द्वारा डिसीजन को फाइनली क्या किया जाता है? प्रमाणित किया जाता है। और फिर अपन ने क्या कहा, ये खुद से संबंधित ऐसे कोई नियम बनाने की शक्ति भी रखते हैं। तो ये एनसीपीसीआर का कार्य संचालन कैसे होगा, इसको लेकर बात याद रखना। आयोग की मीटिंग के बारे में बात की, 3 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे, अध्यक्ष निर्णय मत दे सकता है, नियम जो है ये बना सकते हैं, और सदस्य सचिव जो है उनके द्वारा फैसले को प्रमाणित किया जाएगा, सर्टिफाई जो किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आयोग के सदस्य सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, तो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए, उसको सदस्य सचिव बना सकती है। देखो मेरी बात सुनो, वो वापिस ध्यान यहाँ पे लेके आओ। जब हम एनसीडब्ल्यू पढ़ रहे थे, एनसीडब्ल्यू में सदस्य सचिव की बात यहीं पर बता दी थी, लेकिन एनसीपीसीआर पढ़ रहे हैं तब सदस्य सचिव की बात बताई गई, लेकिन आगे बताई गई है। और क्या कहा है? सदस्य सचिव में एक बात जोड़ दी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी से कम की पोस्ट नहीं होनी चाहिए। यहां पर ऐसा कुछ नहीं कहा था, वहां पर क्लियर कह दिया कि ज्वाइंट सेक्रेटरी से कम की पोस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये यहां पर बता दिया ज्वाइंट सेक्रेटरी। इसका काम क्या होगा? तो जो भी सदस्य सचिव है उसके काम यही होते हैं, जो आयोग है उसकी डेली मीटिंग्स को देखना, जो भी डिसीजन ले लिया उसको सर्टिफाई करना, तो वो सब इसके क्या रहेंगे? काम रहेंगे। वेतन भत्तों का भुगतान अनुदान में से किया जाएगा। जो बात एनसीडब्ल्यू में से थी वही बात यहाँ पर लागू होती है। अब इसका जो धारा संख्या 13 है उसमें आयोग के कर्तव्य बताए गए हैं। तो दोनों में एक और याद रख लेना, एनसीडब्ल्यू की जो आपको धारा याद मुख्य रूप से रखनी है वो है 3 और 10। 3 में है कंपोजिशन और 10 में है फंक्शंस। यहाँ पर याद रखनी है 3 और 13। 3 में है कंपोजिशन और 13 में है फंक्शंस। 13 में क्या है? फंक्शंस। अब वही बात आ गई कि एनसीडब्ल्यू के जो जैसे अपन ने फंक्शंस देखे थे उसी तरीके से इनके यदि हम फंक्शंस की बात करें तो जो अंतर आएगा वो कहाँ पर आएगा? तो इसमें जो मुख्य यहाँ पर अंतर आएगा वो वही जो बातें जो कि महिला आयोग के अंदर थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें क्या करना है? गैस करना है। इसको भी कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना सा अंतर है, वो महिलाओं से संबंधित जांच कर रहे हैं, ये बालक अधिकारों से संबंधित कर रहे हैं। और बालक अधिकारों में महिलाएं भी, मतलब जो बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, वो भी आती हैं। अब छोटी बच्चियों के साथ, बालकों के साथ जो जो प्रकार के अपराध हो सकते हैं उन सारी चीजों पर यहाँ पर ये आयोग के कर्तव्य के रूप में आता है।
है ना, जैसे कि बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित संरक्षणों की परीक्षा पुनरावलोकन करना। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, सुपरविजन करना है। जो भी जो है बालक अधिकारों से संबंधित कार्य है उसका सुपरविजन यहाँ पर करना इसका काम रहेगा। ठीक है, और क्या है, केंद्र सरकार को वार्षिक रूप से रिपोर्ट देना, बाल अधिकारों के अतिक्रमण की जांच करना। तो ये इस तरीके की है, सिफारिशें करना, ये सब इसके काम है ना। फिर मैं कहूंगा कि एक बार आप इसको पढ़ के देखना, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना, बाकी कुछ भी ऐसा इसमें है नहीं। क्या स्वप्रणय से कुछ विषयों पर विचार कर सकते हैं, तो वही सेम बात यहाँ पर भी लागू होती है। कुछ मामलों पर स्वप्रणय से विचार जो किया जा सकता है। ठीक है, अब बात आ गई जांच। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आयोग ऐसे किसी मामले की जांच नहीं करेगा जो किसी राज्य आयोग या तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन सम्यक रूप से गठित किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित हो। ठीक है, तो आयोग के द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरे के आयोग के लंबित हो, उस पर जिसके द्वारा जांच नहीं की जाएगी। जांच से संबंधित शक्तियां सिविल कोड की शक्तियां होती है। जांच के बाद ये क्या कार्रवाई कर सकते हैं, तो इसमें ये बताया गया कि आयोग इस अधिनियम के तहत किसी जांच के पूरा होने पर निम्न कार्रवाई कर सकता है। क्या करता है, अरे भाई वही केस के बारे में बता सकता है कि आप इसके ऊपर केस कर सकते हो। तो वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। क्या है, जहां जांच से बालक अधिकारों की गंभीर प्रकृति के अतिक्रमण का उल्लंघन प्रकट होता है, वहां आयोग संबंधित सरकार या अथॉरिटी को किसी उस व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध केस के लिए कार्रवाई या ऐसे अन्य कार्रवाई जो आयोग ठीक समझे आरंभ करने के लिए सिफारिश कर सकेगा। सिंपल सी बात है, कहीं पर बालकों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो यहाँ पर आयोग जो है संबंधित सरकार को, राज्य सरकार को, मान लो राजस्थान का मामला है तो राज्य सरकार को सिफारिश करेगा कि इसके ऊपर केस चलाया जाए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय से ऐसे निर्देशों, आदेशों या रिटों के लिए वह न्यायालय उचित समझे अभिगमन कर सकेगा, वह कोर्ट जा सकेगा। पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसी तत्काल अंतरिम सहायता मंजूर करने के लिए जो आयोग उचित समझे संबंधित सरकार को सिफारिश कर सकेगा। फिर से वही बात आती है, सिफारिश सिफारिश सिफारिश। इनके पास में ज्यादातर जो पावर्स है वो सिफारिशों की होती है। तो यहाँ पर भी सिफारिश है, यहाँ पर भी सिफारिश है ना। तो ज्यादातर मामलों में क्या कर सकते हैं, सिफारिश ही कर सकते हैं। रिपोर्ट वही केंद्रीय सरकार को रखी जाएगी और संबंधित राज्य है तो राज्य को भी रख दी जाएगी। अध्यक्ष की बात करें तो जो सबसे पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था शांता सिन्हा, 2007 से 13 प्रथम अध्यक्ष। क्योंकि हमने कहा था 2 कार्यकाल तक बन सकते हैं, तो शांता सिन्हा पहले कार्यकाल के लिए भी बने, दूसरे कार्यकाल के लिए भी। सबसे लंबा समय भी इन्हीं का हो गया। उधर अपन को 2 याद रखने पड़े थे, जयंती पटनायक और गिरिजा व्यास। यहाँ पर एक से काम चल रहा है, शांता सिन्हा सबसे अधिक कार्यकाल भी इनका हो गया और पहले अध्यक्ष भी ये हो गए। ठीक है, हाँ, प्रियंक कानूनगो, इनके भी 2 कार्यकाल हो गए भी। प्रियंक कानूनगो की भी 2 कार्यकाल हो गए, 18 से 24। दूसरे अध्यक्ष कुशल सिंह थे, तीसरे VS ओब्रॉय थे, नूतन गुहा विश्वास थे, स्तुति कक्कड़ थी, राकेश श्रीवास्तव, तृप्ति गुहा और वलेटी प्रेमचंद ये है वर्तमान में। ठीक है, उसमें थी विजया राहटकर, यहाँ पर वर्तमान में कौन है, वलेटी प्रेमचंद। 2 कार्यकाल किन किन के हैं, शांता सिन्हा और प्रियंक कानूनगो, ये याद रख लेना। वर्तमान सदस्य है प्रीति भारद्वाज और वलेटी प्रेमचंद। प्रेम और प्रीति याद रख लेना, प्रेम और प्रीति। तो इस तरीके से ये छोटा सा आयोग था जिसका नाम था आपके नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा। ठीक है।